कि हमने पार्ट 01 में वास्को डी गामा भारत कैसे आया, पार्ट 02 में पुर्तगालियों का शासन विस्तार देखा, पार्ट 03 में डचों का आगमन, पुर्तगालियों का पतन और साथ ही साथ डचों का पतन देखा। आज हम पार्ट 04 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आती है इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ, कहानी की तरह प्रश्नों को हल करते हुए। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो रहा था, तो वो दौर पुनर्जागरण औपनिवेशिक काल का दौर चल रहा था। इसमें एक गरीब देश ब्रिटेन कैसे बेरोजगारी, महंगाई, सिविल वार से घिरा हुआ था, तो कैसे उनका एक प्राइवेट कंपनी भारत में आती है, भारत को दीमक की तरह चाटते चाटते यहाँ पे रूल करने लगती है। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे और 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारत से लूटा हुआ पैसा आज भी उनके बैंकों में रखा हुआ है, उसका इंटरेस्ट का पैसा आज भी खाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ई अंग्रेज लोगन के बारे में कि कैसे ये भारत में आते हैं एक छोटी सी टुकड़ी लेकर और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य बना लेते हैं। इनका पॉलिसी क्या होता है, क्या टेक्निक लगाते हैं, इनकी दूरदृष्टि कैसा होता है, अंग्रेजों के आने से पहले की कहानी तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। पर भारत में इतना पैसा था कि पुर्तगाली डच भी पचा नहीं पाए। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और अकबर बादशाह रूल कर रहा था 1556 से 1505 ईस्वी तक। इनके शासन में भारत पूरे दुनिया का 1/4 भाग सामानों का व्यापार कर रहा था, यानी मुगल सल्तनत एक स्वर्ण काल युग में चल रहा था उस दौर में। इस उस समय भारत में मसाला, काली मिर्च, यानी काली मिर्च कहें तो इंग्लिश में ब्लैक गोल्ड, सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा, कपड़े का एक टेक्सटाइल्स हब था जो भारत, जो इंडिया था। चीनी नक्काशीदार बर्तन, सोना, चांदी, हीरा आदि बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी। यानी कहा जाए तो सोने की चिड़िया थी भारत। पूरा यूरोप का इकोनॉमी एक तरफ और भारत का इकोनॉमी एक तरफ। उस समय ब्रिटेन एक गरीब देश था भारत के मुकाबले। भारत बहुत ही अमीर था और ब्रिटेन क्या था, गरीब देश था। ब्रिटेन के बैकग्राउंड को देखते हैं कि अब ब्रिटेन का बैकग्राउंड क्या था कि उनको आना पड़ा इंडिया में। पुर्तगालियों का भारत में आने के बाद यूरोप के सभी देशों को पता चल गया था पुर्तगालियों का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके वजह से यूरोप के देशों में ये होड़ मच गई कि वो अपने कंपनियों को भेज के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटेन के लॉर्ड मेयर ने 1599 में, सन 1599 ईस्वी में अपने अध्यक्षता में एक समूह जिसमें 217 सदस्य थे, एक समूह जिसमें कितने सदस्य थे, 217 सदस्य थे, उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई। उसी समय तात्कालिक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का भी इसमें हिस्सेदारी थे, मतलब ज्वाइंट स्टॉक एक, तभी इन्होंने जो कंपनी बनी थी इन्होंने एक ज्वाइंट स्टॉक खोला था, जैसे शेयर मार्केट होता है। तो शेयर मार्केट जितने ये मिले थे 217, इन्होंने क्या किया, स्टॉक बेचा और स्टॉक बेचने के बाद इन्हें 72,000 पाउंड का रुपया एकत्रित किया। 72,000 पाउंड वैसा क्या हुआ, इन्होंने एकत्रित किया कंपनी बनाने के लिए और भारत में भेजने के लिए किया था। यानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी इनका भी क्या था, प्राइवेट कंपनी में शेयर था, यानी इनका भी पैसा लगा हुआ था इस कंपनी में। इस प्राइवेट कंपनी का क्या नाम रखा गया था ब्रिटेन में, जब ये प्राइवेट कंपनी बनी तो इसका क्या नाम रखा गया था ब्रिटेन में? तो इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा इसका नाम था। लेकिन बाद में जब 1833 के आसपास में इसका नाम बदल दिया जाता है, वो हम बाद में आगे देखेंगे। कंपनी की संरचना कैसी थी, मतलब ये कंपनी बन गई, इसका संरचना कैसी थी? तो इसमें कंपनी के संरचना के लिए एक बोर्ड की गठन की गई जिसमें 26 व्यक्ति थे। जिसमें कितने, 26 व्यक्ति थे, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके इसको और आप विस्तार से समझेंगे। ये बेस है, ये जो बता रहा हूं मैं, ये बेस है। ये आगे इस बेस को ये प्रयोग करके और अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर पास करती हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर पास करती हैं, या कहें तो अनुमति देती हैं कि ये जो कंपनी है 15 वर्षों तक भारत
दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कर सकती है। मतलब कंपनी को 15 वर्षों का इजाजत दिया जाता है कि आप भारत दक्षिण एशिया में जाइए और वहां पे व्यापार करिए। और ये जो चार्टर बनता है, तो ब्रिटेन का केवल एक ही कंपनी यहाँ आके कर सकती है व्यापार, ब्रिटेन का दूसरा कंपनी नहीं आ सकता। दूसरा कंपनी जैसे आएगी तो ब्रिटेन की जो सेना होगी उसको जब्त कर देगी। इसलिए ब्रिटेन की जो महारानी थी, एक बकायदा इसके लिए चार्टर बनता है कि एक ही कंपनी जा सकती है भारत में, दूसरा कंपनी नहीं जा सकता है। इस कंपनी को क्या क्या पावर दिया गया? तो इस कंपनी को कुछ पावर दिए गए थे, जैसे पैसा छापने का पावर, खुद का कानून बनाने का पावर, देश विदेश नीति बनाने का पावर, कोर्ट चलाने का पावर, खुद की आर्मी रखने का पावर। मतलब इतना ज्यादा इनको पावर दे दिया गया था। जैसे कि ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, जैसे ही भारत में आई या दूसरे देशों में ये अपना आधिपत्य जमाती है, तो ये क्या करते हैं कि वहां पे ये अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, पैसे छापते हैं, खुद का कानून बनाते हैं, देश विदेश जो नीति है वो खुद चलाते हैं। वहां का जो जो वहां जहाँ पे अधिपत्य करते हैं, वहां का राजा का जो भी कानून हो उसे अपने हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। किंतु 1603 में एलिजाबेथ की निधन हो जाता है, तो इनके बाद ब्रिटेन के सम्राट, नए जो सम्राट बनते हैं, जेम्स प्रथम को बनाया जाता है। जेम्स प्रथम को अब ये आगे ब्रिटेन का पर रूल करेंगे और इनके हिसाब से जो कंपनी है वो काम करेगी। बट ये कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, ये सरकारी कंपनी नहीं होती। बस इस कंपनी को ब्रिटेन का अनुमति मिलता है, एक मोहर मिलता है कि आप जाइए, आपके अलावा दूसरा कोई ब्रिटेन से नहीं जाएगा वहां पे इंडिया में व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए। ब्रिटेन के बैकग्राउंड में हमने एक रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटेन के बैकग्राउंड में 1599 में कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज होती है। फिर संचालन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, या बोले तो निदेशक मंडल भी कहते हैं इसको। इसमें 26 सदस्य थे। 1600 में चार्टर द्वारा 15 वर्षों की अनुमति दी जाती है एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। फिर 1603 में एलिजाबेथ की निधन हो जाता है। फिर 1603 ईस्वी में नए सम्राट बने जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के बैकग्राउंड में जेम्स प्रथम ने भेजा एक दूत। जेम्स प्रथम जब ये बनते हैं तो इन्होंने एक दूत भेजा। एक दूरदर्शी सम्राट था जेम्स प्रथम। क्या था? एक दूरदर्शी सम्राट था जिसने पहली बार डायरेक्ट मुगलों के पास दूत भेजा, बहुत ही सोच समझकर। पहले जो यूरोपियन आए थे, जैसे पुर्तगाली, डच, ये भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, छोटे छोटे राजा से मिलते हैं और लूट मार करने लगते हैं, हड़प नीति अपनाते हैं। इन्होंने मुगलों से भी डील सही से नहीं किया था। उस समय मुगलों से कोई भिड़ना नहीं चाहता था। बट ये ब्रिटेन का जो जेम्स प्रथम था, ये डायरेक्ट अपना दूत भेज देता है। जेम्स प्रथम था जो डायरेक्ट अपना दूत भेज देता है मुगल सल्तनत के बादशाह के पास व्यापार की अनुमति के लिए। जब जेम्स प्रथम ने अपना दूत भारत में भेजा, तो उस समय मुगल बादशाह अकबर के लिए भेजा था दूत। दूत का नाम था कैप्टन हाकिंस। जो दूत गया था वो तो अकबर से मिलने के लिए गया था, और जो दूत बन के गया था उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। जब कैप्टन हॉकिंस भारत 1608 में पहुंचकर सूरत उतरता है, भारत में पहुंचता है 1608 में, और कहाँ उतरता है? सूरत बंदरगाह पर उतरता है। उसके बाद वो बादशाह से मिलने आगरा के दरबार में पहुंचता है। वहां जाके देखता है कि यहाँ तो बादशाह जहांगीर है, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1505 में ही हो गई थी। तो ये किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। अब मिलने आया था किससे? अकबर से, बट मिलता किससे है? जहांगीर से। जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में, जेम्स प्रथम तब तक ये क्या कहता है, जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में 15 वर्षों का जो अनुमति मिला था, जो एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अनुमति दी थी इस कंपनी को, इस प्राइवेट कंपनी को व्यापार करने के लिए, तो उसको रद्द करके एक नया चार्टर बनाता है। जेम्स प्रथम क्या करता है कि 15 वर्ष वाला को रद्द करके एक नया चार्टर बनाता है, जिसमें अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अनुमति दे देता है, क्योंकि अब संशय ही नहीं रहेगा कि हमें इतना साल में वापस आना है। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर कर दे देता है जेम्स प्रथम की कि अनिश्चित काल के लिए आप जाइए, व्यापार करिए। जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन का सम्राट था, वो कैप्टन हॉकिंस को भेजा 1608 में। हेक्टर नामक जहाज से आता है। जो जेम्स कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस जहाज से आता है? तो हेक्टर नामक जहाज से आता है। जहाज का नाम हेक्टर होता है। इसका एक और नाम होता है रेड ड्रैगन। और ये सूरत में उतरता है, आगरा के दरबार में जहांगीर से मिलता है। कैप्टन हॉकिंस 1608 बीएस जहांगीर। अब ये इन दोनों का मामला हम पढ़ेंगे, कैप्टन हॉकिंस और 1608 बीएस जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस बहुत ही मृदुभाषी होता है, मजाकिया होता है, बहुत ही भाषा जानता है। कैप्टन हॉकिंस को भाषाओं की बहुत अच्छी जानकारी होती है। फिर फारसी, तुर्की, ये भाषाओं का भी महारत हासिल होता है।
तो जैसे ही कैप्टन हाकिंस जहांगीर से मिलता है, तो ये क्या करता है कि जहांगीर को अपने बातों से, अपने स्वभाव से अपने तरफ कर लेता है। कैप्टन हाकिंस से जहांगीर क्या होता है, बहुत ही प्रभावित होता है, और ये खुश होकर, जहांगीर खुश होकर 400 मनसब, यानी एक पद होता है उस समय, 400 मनसब एक पद है, 400 मनसब प्रदान करता है। किसको? कैप्टन हाकिंस को 400 मनसब प्रदान करता है, और एक जागीर देता है, और खान की उपाधि दिया जाता है। किसको? कैप्टन हाकिंस को। जहांगीर के द्वारा कैप्टन हाकिंस को खान की उपाधि दिया जाता है, जैसे इंग्लिश खान या फिरंगी खान। कैप्टन हाकिंस को एक नाम दिया जाता है मुगल सल्तनत में आने के बाद, इंग्लिश खान या फिरंगी खान। सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की फरमान दे देता है। जो जहांगीर बादशाह होता है, वो सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की क्या करता है, फरमान दे देता है 1608 में। तो 1608 में अंग्रेज द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री बनाने का काम शुरू हो जाता है, पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब ये ही बहुत ही अपवाद वाली क्वेश्चन आता है, ये एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहाँ बनाई थी सबसे पहले, तो कहाँ स्टार्ट किया था और कहाँ कंप्लीट किया था, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। तो 1608 में अंग्रेजों द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री बनाने का काम शुरू होता है, और फैक्ट्री तो लगती है पर वो कंप्लीट नहीं होता है 1608 में सूरत में। तो ये अंडर प्रोग्रेस में रहता है, कंप्लीट नहीं होता, ये अंडर प्रोग्रेस में रहता है, क्योंकि सूरत में पुर्तगालियों का डोमिनेंट पैलेस होता है, वहां पे उनका दबदबा पैलेस रहता है सूरत में। तो वो जहांगीर का काम कान भरते हैं। फिर क्या होता है कि जहांगीर सूरत में फैक्ट्री बनाने का फरमान वापस ले लेता है, पुर्तगालियों के मतलब चढ़ाने से जहांगीर क्या होता है कि सूरत का जो फैक्ट्री बनने वाला था अंग्रेजों द्वारा, वो उसका फरमान वापस ले लेता है। फिर 1611 में पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, 1611 में पहली फैक्ट्री बन के अंग्रेजों का तैयार हो जाती है, वो जगह होता है मुसलीपट्टनम में। तो इनका पहली फैक्ट्री जो बन के तैयार हो जाती है 1611 में, वो है मुसलीपट्टनम में, और 1608 में वो स्थापित करते हैं, पर कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद 1613 में सूरत वाली फैक्ट्री भी बनकर तैयार होती है, जब जहांगीर दोबारा से फरमान देता है कि चलो कोई बात नहीं, आप वहां पे बना सकते हो। तो वो कंप्लीट कब होता है, तो 1613 में सूरत वाली जो फैक्ट्री है वो बनकर तैयार हो जाती है जहांगीर के फरमान से। कैप्टन हाकिंस 1608 में कैप्टन हाकिंस 1608 में कैप्टन हाकिंस 1608 में कैप्टन हाकिंस के साथ 1608 में एक विलियम फिंच भी आता है, एक विलियम फिंच नाम का बंदा आता है, जो अनारकली की दंत कथा उसी ने ही उल्लेख किया होता है। जो अनारकली की दंत कथा जो हम आज तक सुनते चले आ रहे हैं, तो इसको किसने उल्लेख किया है, तो विलियम फिंच ने उल्लेख किया है। और ये किसके साथ आता है, कैप्टन हाकिंस के साथ आता है। तो कैप्टन हाकिंस भारत में 3 साल बिताने के बाद वापस क्या होता है, अपने देश चला जाता है। तो कैप्टन हाकिंस भारत में कितने साल रहता है, 3 साल रहता है। इसके साथ आता है विलियम फिंच, और विलियम फिंच जो अनारकली की दंत कथा है उसका उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों।